हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने लगभग राजस्थान का जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद में जो बचा हुआ इंडिया जीके का जो पोर्शन है ना रीट के अंदर, वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलनवगाई का संबंध किससे था। ठीक है, ये रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया है कि चोल अभिलेखों में भूमि की जो विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है वह वेलनवगाई का संबंध किससे था। तो एक नंबर पर है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। ठीक है, चोल अभिलेख के अंदर जो भूमि की विभिन्न जो कोटियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, उसमें जो वेलनवगाई का संबंध है ना वो गैर जो ब्राह्मण थे किसान स्वामी की भूमि है उससे संबंधित है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया है। पहली है वेलनवगाई, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है उसे बोला जाता है। उसके बाद में है ब्रह्मादेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है उसे ब्रह्मादेव कहते हैं। फिर है साला भोग, जिसे किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि देते हैं उसे साला भोग कहते हैं। देवदान, तिरुनमट्टुकनी, इसे मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती है देवदान। फिर है पल्लीचदम, जो जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि होती है। तो ये जो भी चोल अभिलेख में लिखा गया है, विभिन्न कोटियों के द्वारा जमीन है या जो भूमि है वो दी जाती थी लोगों को। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, किस चोल शासक ने पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार कर लिया था। आरटेट लेवल 2 12 में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार कर लिया था। तो पहला है प्रांतक फर्स्ट, दूसरा है आदित्य फर्स्ट, तीसरा है विजयालय और चौथा है राजेंद्र चोल सेकंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आदित्य फर्स्ट है ना, ये चोल शासक था और पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार किया था। चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव अपराजित के परास्त कर और कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कोदंड राम, ठीक है, कोदंड राम की ये उपाधि है, ये चोल शासक आदित्य प्रथम ने ग्रहण की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है हमें। पहला दे रखा है कुलोतुंग प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम और तीसरा है राजेंद्र प्रथम, चौथा है वीर राजेंद्र। तो इसका जो कालक्रम है उनका देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है राजराज प्रथम, उसके बाद में आएगा राजेंद्र प्रथम, फिर लास्ट में दे रखा है वीर राजेंद्र, ये आएगा, और अंतिम में है कुलोतुंग प्रथम। तो इस तरह से 2 3 4 1 इसका राइट है कालक्रम। चोल राजाओं का जो कालक्रम है वो एक साथ हम देखेंगे व्याख्या के अंदर। क्या पता क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, इनमें से ही इस टॉपिक से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो व्याख्या से आएगा। देखो, चोल राजा थे उनमें पहले था विजयालय, जिसका जो टाइम है वो है 850 से 871 ईस्वी। यह संस्थापक था विजयालय चोल वंश का। फिर है आदित्य प्रथम, जिसका काल था 871 से 907 ईस्वी। फिर है प्रांतक प्रथम, जिसका काल था 907 से 955 ईस्वी तक। फिर है गढ़ादित्य, प्रांत द्वितीय और उत्तम चोल। और उसके बाद में है राजराज प्रथम, जिसका काल था 985 से 1014 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम का काल 1014 से 1044 और राजाधिराज प्रथम का काल है 1044 से 52 तक। और राजेंद्र द्वितीय काल है 1052 से 64 तक। और वीर राजेंद्र का काल है 64 से 68 अधिराजेंद्र। ठीक है, वीर राजेंद्र या अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र बाद में आया था वीर राजेंद्र के बाद में। फिर है कुलोतुंग प्रथम, जिसका काल है 1070 से 1120 ईस्वी। और विक्रम चोल है जो कुलोतुंग द्वितीय है, उसके बाद में पहले विक्रम चोल, उसके बाद में कुलोतुंग द्वितीय, उसके बाद में है कुलोतुंग तृतीय, जिसका काल था 1179 से 1218 ईस्वी। और अंतिम महान शासक यही था कुलोतुंग तृतीय। राजराज प्रथम और राजेंद्र तृतीय ये अंतिम शासक था अगर चोल वंश से पूछे तो। ये सभी के शासनकाल का टाइम हमने देखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो एक नंबर पर दे रखा है विजयालय, जो हमने अभी देखा है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो, चोल साम्राज्य का जो उदय है वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 871 ईस्वी ने की थी और उसने तंजौर पर अधिकार कर उससे अपनी राजधानी भी बनाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। तो वो है राजेंद्र सेकंड।
राजेंद्र सेकंड का जो काल है वो दोस्तों 1052 से 1064 ईस्वी तक था। ये राजाधिराज का अनुज था और कोप्पन में युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी युद्ध क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को परास्त करके युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1062 ईस्वी में चोल सेनाओं का कुडल संगमम के युद्ध में चालुक्य सोमेश्वर प्रथम को पराजित भी किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, चोल युग का प्रसिद्ध चोल युग है जो प्रसिद्ध था यह निम्न में से देखो, धार्मिक विकास, 2 नंबर ग्रामीण सभ्यता है, 3 नंबर राष्ट्रकूटों से युद्ध और 4 नंबर पर लंका से व्यापार। तो चोल युग है वो प्रसिद्ध था ग्रामीण सभ्यताओं के लिए, ग्रामीण सभ्यता के लिए चोल वंश को जाना जाता है। चोल शासक की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह जो असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है और वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। 1 नंबर है चालुक्य, 2 नंबर चोल, 3 नंबर पांड्य और 4 नंबर पर है होयसल। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों चोल। प्राचीन भारत का जो वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था तो वो है चोल राज्य या चोल वंश भी बोला जाता है। चोल शासक का यह जो राजराज प्रथम है उसने अपने समय के महानतम विजेताओं साम्राज्य निर्माताओं में से एक था। उसने साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिणी भारत और सिंहल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। मालदीव पर विजय प्राप्त कर अपनी नौसेना की सर्वोच्चता अरब सागर में स्थापित कर दी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई हैं तो वह नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। नटराज शिव की जो कांस्य की प्रतिमा है ना वह चोल शासकों के टाइम में बनी हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया है। ये रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था तो भगवती धर्म के नाम से। ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे उनके उपदेशों को है वो भगवती धर्म से संबोधित किया गया है। ठीक है, भगवती धर्म से संबोधित किया है। उसके बाद में देखो शंकरदेव कौन है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम के शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे हैं। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भगवत गीता व भागवत पुराण पर आधारित था। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन व श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण का बल दिया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया और वरगीत परंपरा को जन्म दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थानें और आचार आज भी पनप रहे हैं और शंकरदेव की प्रमुख जो काव्य रचना कीर्तन घोष भी है। ठीक है, कीर्तन घोष भी है। एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया था जिसका नाम है देखो, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। वो कौन सा काव्य है तो वो है नलयीरा दिव्य प्रबंधम। नलयीरा दिव्य प्रबंधन ये एक काव्य है जिसको तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। जो आलवार का अर्थ होता है, आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार तमिल प्रदेश के एकेश्वरवादी वैष्णव संत थे और अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध है पेरे अलवार और उनकी पुत्री आंडाल और उसके बाद में है टोंडर डिपोडी अलवार और नमालवार और कुल शेखर। उनके गीत दिव्य प्रबंधन तमिल वेद में संकलित है। उसके बाद में है नायनार क्या है, शैव सन 6वीं से 9वीं सदी ईस्वी में हुआ था जिन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा जनता में भक्ति की लहर दौड़ा दी और भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा अवतारवाद यज्ञ कर्मकांड आदि का व्यापक रूप से प्रचार हुआ था। नायावार संतों की संख्या 63 बताई गई है जिनमें से प्रमुख है अपार, तिरुज्ञान, संबधर और सुंदर मूर्ति आदि। इनके गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विष्णु के भक्त कहलाते हैं। रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन आया था। 1 नंबर है नयनार, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है आलवार और 4 नंबर पर है लिंगायत। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों विष्णु के भक्त कहलाते हैं वो है आलवार। ठीक है, आलवार 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे। रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आए हैं।
कि सल्तनत कालीन जो प्रसिद्ध लेखक है अमीर खुसरो, ये किसके शिष्य थे? एक नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और तीसरा है बाबा फरीद और 4 नंबर पर है हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया है। सल्तनत कालीन जो प्रसिद्ध लेखक है अमीर खुसरो, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। खुसरो ने औलिया की मृत्यु का समाचार सुनने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह कहकर के संबोधित किया था। ठीक है, ये जो अमीर खुसरो हैं ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और देखो दूसरे दिन ही प्राण है अमीर खुसरो ने त्याग दिया था, निजामुद्दीन औलिया के दूसरे दिन ही। तो ये शिष्य और गुरु दोनों की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? रीट लेवल 2 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक नंबर दादू, दूसरा है जयानक, तीसरा है रामदास, चौथा है चोखा मेला। तो भारत के जो वंचित वर्ग का पहला कवि है वो है चोखा मेला। ठीक है, चोखा मेला याद रखना। चोखा मेला का टाइम देखो 1300 से 1400 ईस्वी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने कई अभंगों की रचना की थी। इसके कारण उन्होंने भारत का दलित महान जाति का पहला महान कवि कहा गया है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे जिन्होंने भक्ति काल के दौर में सामाजिक और गैर बराबरी को लोगों के सामने रखा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? आरटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा है। रीट लेवल 2 2018 में पूछा है कि जो भक्त कवियत्री थी मीराबाई, इनके पति का नाम क्या था? राणा सांगा का पुत्र था राजकुमार भोजराज। ठीक है, ये मैंने बता दिया राजस्थान जीके में। मीराबाई बचपन का नाम पेम्बल था और जन्म कुड़की नागौर परगने वर्तमान में पाली जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई के पति भोजराज जो राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटेट 2012 में पूछा है लेवल 2 में कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? एक नंबर कबीर, दूसरा नानक, तीसरा निम्बार्क और 4 नंबर पर है दादू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निम्बार्क। सगुण भक्ति का प्रचारक संत है वो है निम्बार्क। उसके बाद में देखो, मुगल काल में मंजिल आबादी और सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे है? रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया कि मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे है? एक नंबर पर दे रखा है पुस्तक के भाग से है। पुस्तक के भाग से है, एक नंबर सही हो जाएगा। अकबरनामा है जो अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखा गया था 1591 से 98 के मध्य। यह पुस्तक 3 जिल्दों में बंटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है और आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बंटी हुई है। यह पुस्तक अकबर कालीन शासक प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। आइन 5 भागों में दफ्तर का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का वितरण देते हैं और मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। तीसरा भाग मुल्क आबादी जो साम्राज्य प्रांतों के वित्तीय पहलुओं व राजस्व की दरों के आंकड़ों का विस्तृत जानकारी देने बाद में 12 प्रांतों का बयान देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी है? रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया है कि अकबर की जो सुलेख की पसंदीदा शैली है वो कौन सी है? तो एक नंबर पर दे रखा है नस्तालीन जो एक पसंदीदा शैली है अकबर की, नस्तालीन। ठीक है, नस्तालीन एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल जो बादशाह था औरंगजेब नस्तालीन व शिकस्त लिखने में निपुण था। नस्तालीन अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिमी की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे जिसे कलम कहा जाता है के टुकड़े से स्याही में डुबा करके लिखा जाता था। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को उसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने के कलम के खिताब से नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल में खुदकास्त व फाही कास्त क्या थे? रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया था। तो किसानों के प्रकार थे। ठीक है, मुगल काल के अंदर खुदकास्त एक है पाही कास्त,
ये दोनों ही क्या है, किसानों के प्रकार हैं। मुगल काल में किसानों की दो किस्में थी, एक तो खुद काश्त और पाई काश्त। खुद काश्त किसानों उन किसानों में रखते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, और पाई काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँव में ठेके पर खेती करने आते थे। उसके बाद में रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलज, प्रौती, चच्चर, बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो ये मुगल काल से संबंधित है। आइन के अनुसार अकबर ने जमीन के वर्णन के हिसाब से राजस्व निर्धारित किया हुआ था। पोजल वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है। प्रौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है। चच्चर वह जमीन है जिस पर 3-4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर जमीन वह है जो 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, दिरहम क्या है? दिरहम क्या है? सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, या मिश्री धातु का सिक्का है? तो जो दिरहम है ना, ये तांबे का सिक्का है और एक चांदी का सिक्का है। तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। मध्यकाल में चांदी के सिक्के दिरहम और सोने के सिक्के दिनार, तांबे के सिक्के दांग व दिरहम कहलाते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2016 में पूछा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था ना, ये कालिंजर के विरुद्ध था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी के रचनाकार कौन थे? गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? रीट आर्टेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? 1 नंबर सुंदर, 2 नंबर जायसी, 3 नंबर जगन्नाथ पंडित, 4 नंबर पर श्यामल दास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगन्नाथ पंडित है, वो गंगा लहरी के रचनाकार हैं। शाहजहाँ के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर व गंगा लहरी की रचना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आर्टेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 1 नंबर पर 22, दूसरा 23, तीसरा है 44 और चौथा है 66। तो 66 जो श्रेणियाँ उनका उल्लेख किया गया है आईने अकबरी में, जो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में देखो अकबर के दरबारी लेखक थे अबुल फजल ने आईने अकबरी में 66 मनसबों की श्रेणियों का उल्लेख किया है, लेकिन ये केवल 33 मनसबदारों का ही वितरण देता है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिसे कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, एक वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे और जिन्हें जागीर कहते थे। प्रत्येक डूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक ही हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो वह है अकबर। अकबर का जो काल है दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थान के मर्मज्ञ अरबुद रहीम खानखाना इन सब में मुख्य स्थान रखते थे, और हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खानखाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रहण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आर्टेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? 1 नंबर महेश दास, 2 नंबर राजा भगवान दास, 3 नंबर बनमाली दास और 4 नंबर पर राजा टोडरमल। तो इसका सही आंसर है महेश दास है ना, ये राजा बीरबल की उपाधि राजा बीरबल की उपाधि है वह महेश दास थी। महेश दास भी बोलते हैं बीरबल को। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, एक आप कमेंट में बताना बीरबल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, बीरबल दिवस। उसके बाद में है आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? तो 1 नंबर सांगनेर, दूसरा आमेर, 3 नंबर सांबर, 4 नंबर चौम्बू। तो सांबर में हुआ था। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह है अकबर के साथ में सांबर में हुआ था, और नाम था बारमल बिहारी मल, और 1547 से 1533 का काल था। 1547 में आमेर के कछवा शासक बने बारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चकताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 को सांबर में अपनी पुत्री हरखाबाई, मानमती और शाहीबाई नाम है इसका,
जो इतिहास में बेगम मरियम उस्मानी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 की पुस्तक में लिखा है कि भारत का इतिहास व संस्कृति में इसका नाम है हरखाबाई, जिसे बेगम मरियम उस्मानी भी बोलते हैं, हरखाबाई या हरखाबाई, मानवती, शाहीबाई, ये तीनों नाम एक ही है। और उसके बाद में इसका विवाह मुगल शासक अकबर से हुआ था और जहांगीर सलीम इन्हीं का पुत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो वो है भगवान दास। भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास की बात करें तो 1574 से 1589 ईस्वी तक इसका काल है। इसने अपनी पुत्री मानबाई सुल्तानिसा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था और अकबर ने भगवान दास को 5000 के मनसबदारी और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवान दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वहीं रहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो 1 नंबर पर है भगवान सिंह, 2 नंबर भूर सिंह, तीसरा है माल सिंह, 4 नंबर पर है मान सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मान सिंह। फरजंद की उपाधि दी गई थी मान सिंह को। मान सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था। अकबर ने इन्हीं फरजंद तथा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की सेवा में था? तो दोस्तों याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह है ना, इन्होंने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की। देखो मिर्जा राजा जय सिंह है, जय सिंह प्रथम है इनका नाम है, और 1621 से 1667 तक इसका काल था। 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने थे। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी थी। राजा जय सिंह को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी और सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो वो है देखो मोहम्मद शाह है। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? तो राज राजेश्वर की उपाधि जय सिंह को मोहम्मद शाह ने दी थी। मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह द्वितीय हैं। इनकी सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी जो वाक पटुता से प्रभावित होकर दी थी। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सरमदे राजा ए हिंद राज राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुजम बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद-दर जात और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य भी इन्होंने किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हुमायूं नामा किसने लिखा था? 1 नंबर अबुल फजल, दूसरा बदायूं, तीसरा है गुलबदन बेगम और चौथा है हुमायूं। तो दोस्तों हुमायूं नामा है वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम नाम आपने सुना होगा, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और उसका जन्म 1523 ईस्वी में, मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी जो प्रसिद्ध रचना है हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर उसका बहुत ही सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी समृद्धि से लिखा गया था। और गुलबदन बेगम ने अपने इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर या मुख्य सुदूर क्या था? तो वो था धार्मिक मामलों का मंत्री था। जो सुदर उस सुदूर है ना, ये सम्राट के धार्मिक सलाहकार के साथ साथ उलेमा के ऊपर कड़ी नजर रखता था और शिक्षा और दान न्याय विभाग पर निगरानी रखता था। इससे धार्मिक विभाग का कार्य शरीयत की रक्षा करना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है एसएसटी में 2018 में कि अधिकार जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता या जो मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो 1 नंबर है वकील, दूसरा वजीर, तीसरा सदर और चौथा है मीर बख्शी। तो अधिकार दिया गया था दोस्तों सदर। मुगल काल में विद्वानों को जो गुजारा या भत्ता है वो दिया जाता है, प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है ना वो सदर को थी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखो। सदर, इसकी नियुक्ति सदर उस सुदूर की सिफारिश पर सम्राट करता था।
इसका मुख्य कार्य इस्लाम धर्म मानने वालों के धार्मिक हितों की रक्षा करना, धार्मिक तथा अन्य अनुदान देना, मदद पास लगान मुक्त भूमि के अनुदानों का विवरण करना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सेना का मुखिया होता है उसे मीर बख्शी कहते थे। मुगल काल में सेना का मुखिया मीर बख्शी नाम से जाना जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग व खुफिया एजेंसियों को प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए गए थे। घोड़ों को दागने व सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के इसमें जिम्मे था, काम भी उसी के जिम्मे में था। ठीक है, वह सरकत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। उच्चतम वेतनदाता और मीर बख्शी खुले दरबार में बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्सर क्या था? उत्सर क्या था? एक नंबर है, मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला जो भूमि कर है ना, उसे उत्सर कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उत्सर है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? रीट लेवल 2 2022 में पूछा है। तो एक नंबर सतारा, दूसरा अवध, तीसरा झांसी, चौथा है नागपुर। तो ये कथन बोला था दोस्तों अवध के लिए कि यह फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर के गिरा था। 1851 के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। यह कथन है वो रियासत थी अवध, उसके बारे में कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1851 में लॉर्ड डलहौजी अवध की रियासत को हड़पने की फिराक में था और उसने कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगी। उसके 5 वर्ष बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगा करके 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। और डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षतापूर्वक बनाई थी। उसने अपने अधिकार जनरल आउटरम वहाँ के शासक की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने एक विस्तृत विवरण वहाँ के कुशासन के विषय में उसको भेजा, जिसमें लंदन भेजकर उसने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली और अपने कार्यों के डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया। यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पीस रहे थे, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती है, जो वह मानव ईश्वर दोनों की सृष्टि में दोषी होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आर्टेट और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? एक नंबर दंगा, दूसरा है शुल्क मुक्त व्यापार और तीसरा है बंदरगाह और चौथा है बाजार। तो जो शुल्क मुक्त व्यापार होता है ना, उसे दस्तक कहते हैं। दस्तक किसे कहते हैं? शुल्क मुक्त व्यापार। अंग्रेज जाति ने भारत में व्यापार करने हेतु 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को मुक्त व्यापार हेतु 1717 ईस्वी को आज्ञा पत्र दस्तक जारी किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सर्वोच्चता की नीति के तहत लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किसी भारतीय देशी रियासत पर कब्जा करने के दौरान कहाँ की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे? तो कित्तूर की रानी चन्नम्मा ने। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत या दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? पहला ऑप्शन है सर जॉन शोर, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे इसमें दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथों में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राय को पदच्युत कर दिया था। ठीक है, द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में मानी जाती है और उसके अंतर्गत कंपनी दीवानी निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास में होती थी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, वेबगत के सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों का समूह नहीं है, तो वो नहीं है दोस्तों देखो, पहला है सतारा नागपुर झांसी, दूसरा है नागपुर जयपुर अलीगढ़, तीसरा है झांसी नागपुर उदयपुर और उसके बाद में सतारा जयपुर नागपुर। तो इसका राइट जो आंसर है ना दोस्तों, जो वेबगत सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों का समूह नहीं है वो है नागपुर जयपुर अलीगढ़। इसमें अलीगढ़ नहीं है शामिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत का आरंभ है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर और उसके बाद में 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को अंग्रेज राज्य में मिलाया लिया गया था। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था। यह आरटेट लेवल 2 के अंदर 2012 में पूछा गया था कि 1800 के आसपास जो भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत 30% था, जो 1870 में लगभग 70 साल बाद में कितना रह गया था, तो 3% था। ठीक है, 3% था, पहले 30% था। उसके बाद में 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का 33% था, जो 1850 से 1870 के मध्य में 3% रह गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। 1 नंबर पर सर जॉन मेलकम, दूसरा है एरिक स्टोक्स और दूसरा है थॉमसन मुनरो और चौथा ऑप्शन है जेम्स मिलन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थॉमस मुनरो, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थायी भूमि बंदोबस्त व जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामैल जिले में लागू किया और तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रियायतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी व अधिकार दिए गए थे। ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से इसमें सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू राजस्व की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बन चुका था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो 1 नंबर है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है ना, ये बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। यानी भारत के अंदर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें मुख्य जो तात्कालीन कारण है वो क्या था। 1 नंबर है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है और तीसरा है सैनिक असंतोष और चौथा है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग लॉर्ड हेनरी हार्डिंग का निर्णय लिया। इस पर नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में मुँह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस है जिसमें गाय व सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया और किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की विद्रोह है उसका मुख्य कारण था कि कारतूस है वो गाय के, सूअर व चर्बी की, सूअर की चर्बी से बनाया गया कारतूस है, इसलिए वह मुँह से काटना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी। 1 नंबर मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है बैरकपुर और चौथा है लखनऊ। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों बैरकपुर छावनी है। 1857 के अंदर जो सिपाही विद्रोह हुआ था प्रथम घटना वो बैरकपुर से हुई थी। 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक थे मंगल पांडे, उसने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर अपनी हत्या कर दी थी और अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1 नंबर मेरठ है जो इसका राइट आंसर है। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की 20 NIS और 3 LC की पैदल टुकड़ी कवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम में बगावत कर दी गई थी।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो उस टाइम जनरल ह्यूइट था, ठीक है, ह्यूइट, जनरल ह्यूइट था जो 10 मई 1857 के मेरठ में अफसर था, कमांडेड कर रहा था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रमुख ब्रिटिश छावनियां, उनके कमांडों की स्थिति देखते हैं। 67वीं व 44वीं नेटिव इन्फेंट्री मथुरा में थी, उसके जो कमांडेड थे वो थे ले बल्टर्न, ठीक है, वर्टरन है। उसके बाद में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, जनरल हिरेसी। उसके बाद में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर, कर्नल मिशेल। उसके बाद में कानपुर कमांडिंग ऑफिसर हुज व्हीलर, और उसके बाद में मेरठ कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट। उसके बाद में लखनऊ कमांडिंग ऑफिसर कैंपबेल। तो ये ऑफिसर है, कमांडेड हैं जो ब्रिटिश छावनी के टाइम में थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक की लिखी थी? तो एस.एन. सेन है ना, उन्होंने 1857 नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसके लेखक है एस.एन. सेन, ठीक है, याद रखना। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 1857 है जिसके राइटर है सुरेंद्र नाथ सेन, और 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। उसके बाद में द ग्रेट रिबेरियल जिसके राइटर हैं अशोक मेहता, और सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में अगली बुक है द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ, जो 1857 के अंदर R.C. मजूमदार द्वारा लिखी गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहासकार लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया था, और अपनी पुस्तक थी द शेपियो मुटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1857 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उसके बाद में मजूमदार ने अपनी ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था उसे कहा गया था, ठीक है, ये उनकी कथातीत प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने, ये 1857 के विद्रोह के टाइम है। तो उसके बाद में देखो द हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनिटी, उसके बाद में है द हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी 1857 G.W. फॉरेस्ट, द इंडियन म्यूटिनी 1857 G.W. फॉरेस्ट, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 G.B. मेलेसन, M.B. चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 और 59। उसके बाद में देखो सैयद मौलून हक, द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, द इंडियन वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर ने इस कृति में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और इससे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड रीट लेवल 2 2022 में पूछा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक नंबर है दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है ज्योतिराव फुले, और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ज्योतिराव फुले हैं, वो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है ज्योतिराव फुले। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योतिबा ज्योतिराव फुले ने महिला की मुक्ति, असभ्यता, समाधि व हरिजनों के कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी या गुलामी नामक एक किताब लिखी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और इनके अन्य ग्रंथों में से धर्म तृतीय रत्न पुराणों का भंडाफोड़, इशारा जो एक चेतावनी थी, और सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्यशोधक समाज, शिवाजीचा और पोवाड़ा सतसार आदि प्रमुख थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? स्त्री पुरुष तुलना, तो एक नंबर है ताराबाई शिंदे, दूसरा है पंडित रमाबाई, तीसरे ज्योतिराव फुले, और चौथा है रास सुंदरी देवी। तो इसका जो सही आंसर है वह ताराबाई शिंदे। रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है।
ताराबाई शिंदे लिखित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना 1882 में मराठी में प्रकाशित की गई थी। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। रीट लेवल 2 2022-21 में क्वेश्चन पूछा है कि ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में और न ही धार्मिक स्थानों में सिद्धांतों में है। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म मन का मर्म है और धर्म अंधश्रद्धा नहीं है बल्कि वैज्ञानिक एवं मन के तर्क का प्रकाश है। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है और धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये रीट लेवल 2 2021 में पूछा है। तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में आयोजित किया गया था। उसके बाद में देखो, स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने यात्रा का प्रबंधन करवाया था। और 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में उद्बोधन का प्रारंभ अमेरिका की बहनों व भाइयों भौतिकवाद व आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात का संपूर्ण विश्व की खुशियों को प्रदान की थी। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। और उल्लेखनीय है कि 1899 ईस्वी में विवेकानंद की दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर सैन फ्रांसिस्को एवं लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में वेदांत केंद्र खोले। और स्वामी विवेकानंद का कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजा राममोहन राय के प्रयासों में बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेधित घोषित किया गया था। यानी राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था। रीट 6 फरवरी 2016 को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है नियमन 10-7 AD, ठीक है, 10-7 1007 AD, ठीक है। और ये है 1829 नियमन 1010 AD, यानी कि दोस्तों 1010 AD के अंदर। उसके बाद में 1831 तो ये रोमन संख्या में लिखा गया है। तीसरा है नियमन 10-8 AD, उसके बाद में 1856 नियमन, उसके बाद में 11-10 AD 1829। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1829, ठीक है। नियमन 10-7 यानी 1007 AD के अंदर 1829 ये अधिनियम है, ठीक है ना। ये नियमन 1007 1829 का जो अधिनियम है ना उसके अंदर है। तो राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उनके द्वारा 1818 ईस्वी में से ही इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल बेटिंग ने 1829 में कानून बनाकर के नियमन 17 के द्वारा सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर के मानवता में विश्वास रखता है। ये रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घर बायरे, ठीक है, घर बायरे रविंद्रनाथ टैगोर के ये घर बायरे जो उपन्यास है ना इसका प्रमुख पात्र निखिल है और देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है ये उपन्यास घर बायरे। 1916 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने घर बायरे नामक राजनीतिक उपन्यास लिखा, जिसमें मानवता एवं राष्ट्रवाद की खोज का बारीकी से चित्रण किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया है कि पुस्तक आनंद मंठ में वंदे मातरम किसने लिखा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तक आनंद मठ भी वंदे मातरम में ये किसने लिखा था। तो एक नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी और तीसरा है विपिन चंद्र पाल और उसके बाद में चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था और ये पुस्तक है आनंद मठ के अंदर से लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम है ये 1872 और 75 के बीच बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894 द्वारा लिखित एक कविता थी।
बंकिम चंद्र ने सर्वप्रथम इस कविता को बंगाली भाषा के उपन्यास आनंद मठ अभय आनंद में लिखा। आनंद मठ का 1888 में नाटक रूपांतरण किया गया और 1905 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में अपनाने संबंधित वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। एक नंबर है विवेकानंद, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों दयानंद सरस्वती। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती मूलशंकर नाम था इनका और 7 अप्रैल 1875 को बम्बई के आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता था। भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है? ये आप जानते हैं। इसके अंदर देखो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, इनका मूल नाम मूलशंकर था। ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और जो राष्ट्रभाषा है वो अपनी हिंदी मानी है इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ये रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड एसएसटी 2014 के अंदर पूछा है। रीट 2022 में पूछा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? एक नंबर 17 अप्रैल 1940, दूसरा है 16 अगस्त 1946 और तीसरा है 15 दिसंबर 1946, चौथा है 14 अगस्त 1947। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और नौलखी दंगे का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सितारा में समानांतर सरकार या प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि महाराष्ट्र के सितारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो एक नंबर है 1941, दूसरा है 1943, तीसरा है 1945 और चौथा है 1947। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1943। 1943 में सतारा में समानांतर सरकार दीर्घकालीन सरकार की स्थापना की गई थी, जिसके नेता थे YV चौहान और कृतिसिन्हा नाना पाटिल थे और ज्ञातव्य है कि इसी दौरान स्थापित समानांतर सरकार कोरपुर उड़ीसा के नेता लक्ष्मण नायक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? रीट लेवल 2 2021 में पूछा है कि चोरी चोरा की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? एक नंबर जनवरी 1922, दूसरा है फरवरी 1922, तीसरा है नवंबर 1922 और चौथा है अप्रैल 1922। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, फलतः जनता ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाहियों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? रीट लेवल 2 2021 री एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? एक नंबर है असहयोग 1919, दूसरी है दांडी मार्च, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथी है चोरी चोरा घटना। तो देखो इनका कालक्रम देखेंगे कौन सा है। 13 अप्रैल यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दे रखा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें से ये घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जो वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। 1916 और 21 के टाइम इनका काल था। इसी के समय में रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया है कि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? यानी कि दोस्तों लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु
छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो 1 नंबर पर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी दामोदर सावरकर के लिए। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, व्याख्या में दे रखा है कि विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1966 को एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वकील व लेखक थे। 1902 के ईस्वी में सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में डिग्री स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया और डिग्री पूरी करने के बाद में सावरकर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहायता से कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद में रीट लेवल 2 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 नंबर 1916, दूसरा है 1925, तीसरा है 1913 और चौथा है 1922। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 1913 ईस्वी में। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी और गदर पार्टी के संस्थापक थे अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह बाकना थे और इसके अतिरिक्त केसर सिंह थतगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास दूरी और संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मदरौली कोषाध्यक्ष थे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, महान नागा महिला गंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? किंडाली को रानी की उपाधि किसने दी थी? ये आर्टेड 2011 में क्वेश्चन आया था कि महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? 1 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। जो नागा महिला गिंडालू थी उनको रानी की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखी थी? ये आर्टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 नंबर हिंदी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी गुजराती और चौथी है मलयालम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंग्रेजी में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा है ना वो अंग्रेजी में लिखी थी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था बंगाल विभाजन के, रोलेट कानून लागू करने के, दिल्ली राजधानी बदलने के और जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के। उसके बाद में देखो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, ये बोला था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, बहुत ही हृदय विदारक है। इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुरस्कार मिला था नाइटहुड, उसको अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी उसको वापस लौटा दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? ये SSGD के अंदर आया है, राजस्थान पुलिस में आया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? किस कारण वापस लिया? तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में चलाया गया था और 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जो गोरखपुर में कांड हुआ था उसमें भारतीयों द्वारा सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे और मार डाला था। तब गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रहा गया, इसके वापस लिया गया था और 5 फरवरी 1922 को हुई चोरी कांड के शुभ होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी लिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नंबर है दिसंबर 1922, दूसरा है जनवरी 1923, तीसरा है मार्च 1923 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1923। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा जनवरी 1923 ईस्वी में की गई थी। इस पार्टी की योजना निर्वाचन होकर विधान परिषदों के कार्य को आंतरिक बाधा डालनी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबरमती आश्रम के सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? दोस्तों साबरमती आश्रम से सागर तट के जो दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1 नंबर 0, दूसरी 8, तीसरी 5 और चौथी है
3। तो इसका सही जो आंसर है 3 महिलाओं ने भाग लिया था। साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल 3 महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद में देखो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी की सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था और 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिख करके नमक कानून को तोड़ने की अग्रिम सूचना दी गई थी। उस समय गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की और उसे मिला पत्थर। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ में कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं अवंतिका बाई गोखले सहित 3 महिलाएं थी और 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह के लिए बड़ी दांडी के लिए कूच किया और 24 दिन की लंबी 241 मील 387 किलोमीटर यात्रा के बाद में उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया था। उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इसी आंदोलन के तहत तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी और सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च, मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? 1 नंबर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन और चौथा गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन टेस्ट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज व राधाबाई सुब्रायन और एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका है वो निभाई थी? तो 1 नंबर है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है तेज बहादुर शास्त्री था, यहाँ पर तेज बहादुर स्प्रू लिखा गया है तो ये गलत है। उसके बाद में एनी बेसेंट, दूसरा है चिंतामणि। तो उसके बाद में देखो तेज बहादुर जो ये स्प्रू है ना, ये गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ थे। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो 1 नंबर है क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा है। 1942 में जापानी फौजों के अरंगुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा पैदा हो गया था। ब्रिटिश ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा से एक मसविदे के साथ भारत भेजा और 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था और इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला था। इसी प्रकार क्रिप्सन की इस योजना को लिनलिथगो की अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया था। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है और जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया था। ठीक है, तो यह एक आगे की तारीख का चेक है और चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ये जोड़ा था जवाहरलाल नेहरू ने उसके आगे, और गांधी जी ने यह एक आगे की तारीख का चेक है इतना ही बोला था। उसके बाद में देखो, भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है वो कौन था? 1 नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है हेरोल्ड विल्सन, तीसरा है एंथोनी इडेन और चौथा है क्लेमेंट्स एटनी। तो ये क्लेमेंट्स एटनी है ना, ये उस टाइम पीएम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था भारत जब स्वतंत्र हुआ था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि जून 1948 ईस्वी तक भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीय सरकार को अंतरिम करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है?
तो पहला देखो चंपारण हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये 4 नंबर वाला है ना, ये क्रम सही रहेगा। अब कब कब हुए थे ये भी देख लो, राष्ट्रीय आंदोलन क्रम। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो एक बार फिर से देखो, होम रूल आंदोलन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत जो आंदोलन है 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का सही समय अनुक्रम क्या है? तो पहले नंबर पर आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में आएगा खेड़ा सत्याग्रह और फिर आएगा अहमदाबाद मिलन सत्याग्रह और लास्ट में रोलेट एक्ट सत्याग्रह। किस तरह से उनका जो टाइम है वो देख लो। राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिलन सत्याग्रह 1918 में, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो रहमत अली ने किया था सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पंजाबी मुस्लिम छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर, में प्रस्तुत किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना था बारडोली सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य या मुख्य एक कारण था कि बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना है। बारडोली जो सत्याग्रह है वो 12 फरवरी 1928 ईस्वी को भू राजस्व में वृद्धि करने पर सूरत में बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था, जिसमें महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किसे लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अब देखो इसकी व्याख्या में, प्रसिद्ध गुजराती बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लेकर के भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और भारत की आज़ादी के बाद में वे प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे 1947 से 49 के मध्य, और गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलना था, ठीक है। और भारत के एकीकरण में उसने महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 1928 ईस्वी में पटेल जी ने बारदोली तालुका गुजरात में किसानों के आंदोलन बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। इसी समय बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार कहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसे सरहदी गांधी जी के नाम से जाना जाता है? किसे सरहदी गांधी जी के नाम से जाना जाता है? एक नंबर कामराज, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है अब्दुल गफ्फार खां और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां है, इसे सरहदी गांधी जी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खां। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लोकप्रिय जो नाम है और वास्तविक नाम है वो हम एक साथ देख लेते हैं। बादशाह खान या सीमांत गांधी है, ये किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को है देश बंधु कहते हैं। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज को। और पंजाब का शेर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके बाद में आधुनिक ऋषि महादेव गोविंद रानडे को आधुनिक ऋषि कहते हैं। शांति पुरुष किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है वो है सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला। उसके बाद में शेरनी लोकमाता अग्निशिखा, ये हैं सिस्टर निवेदिता, विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, उसे शेरनी या लोकमाता अग्निशिखा भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं राजस्थान लेवल की, तो आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने राजस्थान जीके का पूरा जो मैटर है वो डाल रखा है, उन्हें भी आप देखिए। और धीरे धीरे आपको इंडिया जीके का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई